जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 10th का लेसन 10 जिसका नाम है द ट्रिब्यूट पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। इन अवर लास्ट क्लास वी हैव गॉन थ्रू दिस लेसन पार्ट 1। हम इस लेसन का पार्ट 1 स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि बाबुली अपने एल्डर ब्रदर और उनकी गांव के परिवार के बारे में आपको बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी माँ उनको यूजुअली लेटर्स लिखकर घर के हाल चाल बताया करती थी और उनको गांव बुलाया करती थी। वो कई बार लेटर लिखकर बाबुली से शिकायत भी किया करती थी कि बाबुली अब उनको पत्र नहीं लिखता और अब उनसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता। बाबुली पढ़ लिख कर भुवनेश्वर में जॉब करने लगे हैं। वहाँ उनकी पत्नी उनके साथ रहती हैं। अचानक से बाबुली के बड़े भाई उन्हें पत्र लिखकर गांव बुलाते हैं। आज के इस भाग 2 में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। I had fallen behind him. He stopped and asked the same old question he used to ask. I just could not speak. यहाँ बस में बैठकर बाबुली गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बताते हैं कि जो बस स्टॉप था वो उसी दूरी पर था गांव से जैसे कि पहले हुआ करता था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं अपने भाई के पीछे रह गया था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, और वो रास्ते में रुककर वही प्रश्न पूछते हैं जो वो सालों से मुझसे बस स्टॉप पर पूछा करते थे। और आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी, द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, टाइम वॉज कोगुलेटेड फॉर मी। आई हैव चेंज्ड बट माई एल्डर ब्रदर, time could not bring upon him any change. As in those days, he was still walking in front of me carrying my bag. I felt so small. यहाँ बाबुली अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं कि मैं जब बस स्टॉप पर उतरा हूँ तो मेरे अंदर जो पुरानी यादें हैं वो पूरी ताज़ा हो गई हैं। चाइल्डहुड डेज यानी बचपन की पूरी बातें जो हैं वो मेरे सामने घूम रही हैं। ऐसा लगा मानो जैसे समय जो है वो कॉग्लिएटेड मतलब जम जाना, समय थम गया हो। एंड आई हैव चेंज्ड, और मैं जो हूँ वो बदल गया हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, सरप्राइजिंगली वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई वो तो वैसे के वैसे ही हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बदले। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, इस समय की जो धारा है इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। As in those days, he was still walking in front of me. जैसे उस समय में वो मेरे आगे आगे चलते थे मेरा बैग लेके, वैसे ही आज वो बस स्टॉप से मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मेरा बैग उनके हाथ में है। और I felt so small, और जब वो आगे आगे मेरा बैग लेके चल रहे हैं उस समय मुझे बहुत ही छोटा प्रतीत हो रहा है कि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। Hesitatingly I said, घबराते हुए मैंने कहा, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल। भैया बैग मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं भी इसको लेकर चलता हूँ। तो भैया क्या जवाब देते हैं? डोंट यू वरी, ही सेड, इट इज हैवी एंड यू आर टायर्ड, लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस। एल्डर ब्रदर का रिप्लाई देखिए कि क्या होता है। वो कहते हैं, डोंट यू वरी बेटा, बाबुली चिंता की कोई बात नहीं है, बैग इज सो हैवी, तुम्हारा बैग भारी है और हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि इवनिंग मील का समय हो गया है और तुम काफ़ी हंग्री यानी भूखे हो। मेरे पीछे पीछे आओ। और मैं उनके पीछे पीछे साइलेंटली यानी शांतिपूर्वक चलता रहा। ऐसा मेरे बचपन के समय में भी हुआ करता था और आज भी भैया ऐसा ही कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया है। We reached home, it was already dark, the time for the lighting for wicks before the sacred tulsi plant. Unlike other days, none of my nephews rushed towards me hollowing, here's uncle. My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. It was all quiet and calm.
अब as soon as they reached home, जैसे ही बाबुली and his elder brother reached home, घर पहुँचे, तब उन्होंने क्या देखा? It was already dark, रात हो चुकी थी, and the time for the lighting of the whisk before the sacred तुलसी plant. साय के समय, शाम के समय घरों में तुलसी के प्लांट के आगे दिया जलाया जाता है, चिराग जलाया जाता है। तो वो समय हो चुका था। Unlike those days, उन दिनों के समान none of my nephews rushed towards me. पहले जब मैं गांव आया करता था तो मेरे भतीजा भतीजी मुझे घेर लिया करते थे, here's uncle, देखो चाचा आ गए, देखो चाचा आ गए। लेकिन none of them, कोई भी उनमें से वहाँ ऐसा चिल्लाता हुआ नहीं आया। And my sister-in-law did not run from the kitchen. मेरी जो sister-in-law थी, जो मेरी भाभी थी, she was in the kitchen, but she also did not run from the kitchen to receive me. और वो भी किचन से मुझे रिसीव करने नहीं आई। It was all quiet and calm. और पूरे घर में, किचन में, खुले हुए एरिया में सब तरफ क्या था? Quiet and calm. चारों तरफ शांति थी, एक सन्नाटा सा दौड़ रहा था। तो this was the situation at home. Only my mother came and stood near me. The second brother and his wife were nowhere to be seen. In the entire house, there was an air of unusualness rather than stillness of the graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. यहाँ बता रहे हैं बाबुली कि कोई उनको देखकर खुश नहीं हुआ। Only his mother came and stood near him. केवल उनकी माँ आई उनके पास और खड़ी हो गई। एंड द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नोवेयर टू बी सीन। और उनके जो सेकेंड नंबर के भाई थे वो भी उनको कहीं नहीं दिख रहे थे और उनकी पत्नी भी वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस। पूरे घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, मानो जैसे कि शमशान घाट पर जो शांति होती है उस प्रकार की शांति का वातावरण वहाँ पर था। As if the house was preparing for its ultimate collapse. ऐसा लग रहा था जैसे ये जो घर है ये ढहने की तैयारी में है, ये अब कुछ समय बाद कोलैप्स होने वाला है, ढह जाने वाला है। I tried to be normal with everyone, but there was that abominable lull all around. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. They were all sent for the partition and they cared for nothing else. I could not sleep that night and the following morning passed quite uneventfully. यहाँ बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर सबके साथ नॉर्मल यानी सामान्य व्यवहार करने का प्रयास किया, बट देयर वॉज द एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड। वहाँ पर चारों तरफ एबोमिनेबल लल का मतलब होता है कष्टकर, निष्क्रिय शांति चारों तरफ छाई हुई थी। एंड माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, और जो दूसरे नंबर के भैया और भाभी थे उनका जो प्रेजेंस था वहाँ पर नहीं था। शोड नो इमोशन, थे वहाँ उपस्थित लेकिन ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो दोनों वहाँ पर नहीं हैं। इमोशनलेस थे, उनमें कोई भाव नहीं थे। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स। दोनों ही भैया और भाभी सेकेंड नंबर के पार्टीशन के लिए, बंटवारे के लिए बिल्कुल सेट थे, तैयार थे और उसके अलावा कोई उनको चिंता नहीं थी। I could not sleep that night. मैं गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी, पूरी रात मैं सो नहीं सका and the following morning passed quite uneventfully. ऐसे गुजर गई सुबह जिसमें कि कोई घटनाक्रम जो है वो नहीं हुआ। बिल्कुल शांत वातावरण था, सभी चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। Now it was midday और अब दोपहर का समय हो गया था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. 7 से 8 लोग हमारे कोर्टयार्ड में, हमारे आंगन में इकट्ठा हो गए थे, जो कि डिवीज़न यानी बंटवारे को सुपरवाइज करने वाले थे। उनकी निगरानी में, वो बुजुर्ग लोग थे, उनकी निगरानी में हमारे घर का बंटवारा होने वाला था। We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. हम तीनों भाई वहाँ पर उपस्थित थे और जो मेरी माँ थी वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। We were waiting for the final separation as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage.
यहाँ बाबूली बता रहे हैं कि वी थ्री ब्रदर्स वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन। हम तीनों भाई फाइनली सेपरेशन के लिए, बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, मानो जैसे कि जो ये डोमेस्टिक बॉडी, जो ये घर, मकान, संपत्ति, कैटल्स, व्हीकल्स जिसमें ट्रैक्टर और दूसरी संपत्ति भी शामिल हैं, फील्ड्स यानी खेत, इन सब का जिसको कि मेरे माता पिता ने उनकी शादी के समय से लेके आज तक इकट्ठा किया है, इसको हम स्लाइस करने जा रहे हैं। स्लाइस करना यानी उसके टुकड़े करना, द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस क्लचिंग अ पीस ईच। इस डिवीजन के बाद, इस सेपरेशन के बाद हम तीनों ही अपने अपने शेयर को लेकर 3 दिशाओं में भाग जाने वाले हैं। कोई इस घर की परवाह करने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बाबूली ऐसा कहते हैं। All the household articles were heaped in the family courtyard. They were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable, starting from the ladle made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his beetles. Now, Babuli says कि घर के कोर्टयार्ड में घर का पूरे जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे उनको हीप करके रख दिया गया है, उनको ढेर बनाकर रख दिया गया है। क्या क्या था उसके अंदर? These were to be divided into 3 parts. और ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो थे इनके भी 3 भागों में इनका बंटवारा होना था। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की छोटी छोटी चीज़ें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल, हर वो चीज़ जो कि मूवेबल थी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाकर रख सकते थे, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स, जिस शुरुआत कहाँ से की बताया है उन्होंने कि घर का लेडल कहते हैं गोल चमचे को, मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल, जिसे कि नारियल के खाली खोल से बनाया जाता है, कोकोनट शेल से बनाया जाता है, वो तक उस हीप में, उस ढेर में शामिल था। और बैम्बू का लिटिल बॉक्स, बांस से बना छोटा सा एक छोटी सी डिबिया, वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बीटल्स, जिसके अंदर मेरे पिताजी पान पत्ती रखा करते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें भी उस ढेर में, कोर्टयार्ड में जो रखा था उसमें शामिल थीं। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड। A long list of all the items was made. Nothing was spared, either the dhinki, none, nor the little figures of the family idols. अब बाबुली बताते हैं कि इस हीप में, इस ढेर में, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी, एंड द रेडियो सेट, और जो उनके पिता के समय का एक रेडियो सेट हुआ करता था वो भी उस ढेर में रखा हुआ था। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, और एक लंबी सूची इन सारे आइटम्स की बनाई गई। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, और इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे छोड़ा गया हो। नाइदर द धिनकी, धिनकी कहते हैं वुडन राइस क्रशर, जिससे राइस को क्रैश करते हैं खीर या कोई और स्वीट डिश बनाने के लिए। और फैमिली में जो फिगर्स होते हैं, जो हमारे देवी देवताओं के जो छोटे छोटे मूर्तियाँ होती हैं, वो भी उसके अंदर रखी गई थी बंटवारे के सामान में। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया उठकर खड़े हुए। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल्स ऑफ थिंग्स एंड अनफास्टेंड द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप with the other thing. Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh, he left the place. अब यहाँ बहुत ही भावुक होकर बाबुली बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उनके भाई उस ढेर के पास जाकर खड़े होते हैं और अपने हाथ से अपनी जो रिस्ट वॉच है उसको खोलते हैं। अनफास्टन यानी उसको खोलना, और खोल कर, उसके स्ट्रिप को खोल कर वो उस हीप में रख देते हैं, उस बंटवारे की सामग्री में रख देते हैं। और ऐसा करते समय एक टीयर, एक आंसू उनके चीक, उनके गाल पे से ट्रिकल करता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। विद अ हेवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, और एक बहुत ही गहरी ठंडी सांस भरते हुए वो उस स्थान से फिर दूर हट जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उनके एल्डर ब्रदर कितने निष्पक्ष थे, कितने स्पष्ट थे, और कितने खुले दिल से वो घर की एक एक चीज़ को उस ढेर में रख कर बंटवारा करना चाहते थे। I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. मैंने उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुना था कि पिताजी ने
उनको ये घड़ी जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ते थे तो दिलाई थी. बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड मॉर्गेज्ड दैट वॉच टू सेंड द मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू. और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं MA फाइनल में पढ़ता था तो मेरे एल्डर ब्रदर ने इस रिस्ट वॉच को मॉर्गेज करके, मॉर्गेज करना होता है उसको गिरवी रखना, उसको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दिए थे क्योंकि मुझे दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए जाना था. He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. बाबूली याद करके बताते हैं कि my elder brother sent me 150 rupees. मुझे अच्छी तरह याद है. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. His actions seemed symbolic for his snapping all his attachment with the past. मेरे बड़े भैया ने अपनी रिस्ट वॉच को गिरवी रख कर मुझे 150 रुपये भेजे ताकि मैं दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे सकूं. और उस समय कोई ये नहीं जानता था कि ये जो रिस्ट वॉच है ये अब वापस आएगी भी या नहीं. और मेरे भैया उस घड़ी को वहाँ रखकर उन्होंने ऐसा चिन्हित किया जैसे कि अब उनका इन सब चीज़ों से कोई अटैचमेंट, कोई संबंध नहीं है. आई वॉज साइलेंट. मैं शांत खड़ा था. My elder sister-in-law was in the backyard. My second brother was often whispering things into his wife's ear and was taking his place with us. यहाँ बताया जा रहा है कि मैं तो शांत खड़ा हुआ था, लेकिन जो मेरे दूसरे नंबर के बड़े भाई थे वो मेरी भाभी के साथ खड़े हुए थे बैकयार्ड में पीछे की तरफ. My second brother was often whispering things. और जो मेरे सेकेंड एल्डर ब्रदर थे वो अपनी वाइफ के कानों में धीरे धीरे जाकर कुछ कुछ फुसफुसाते थे. इट वॉज लाइक द बचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कसाई अपनी जो नाइफ है उसकी धार बना रहा हो, उसको शार्प कर रहा हो. द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड. बड़े भैया जो थे वो बहुत ही काम, बहुत ही शांति से वहाँ पर खड़े हुए थे. Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately. बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन के समान वो इस प्रोसीजर को देख रहे थे. डिस्पैशनेटली इसका मतलब होता है शांति से पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व करना, देखना. Exactly he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. बताते हैं उदाहरण देकर कि जैसे वो मेरे भतीजे की थ्रेड सेरेमनी, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, जनेऊ संस्कार के समय जिस प्रकार वो शांति से सारी चीज़ों को देख रहे थे, और मेरी शादी के समय जिस प्रकार वो सारी चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार शांति से वो इस सारे घटनाक्रम को देख रहे थे. आई वॉज द सेम preoccupied and grave. It was the same preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duties. बिल्कुल उसी प्रकार शांति से वो अपनी इस ड्यूटी को, इस कृत्य को पूर्ण कर रहे थे. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regret. जबकि बंटवारे के समय तो उनको पछतावा होना चाहिए था क्योंकि वो बड़े थे और सभी चीज़ों को वही संभाल रहे थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. बिल्कुल उसी प्रकार काम, शांतिपूर्वक उन्होंने इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया. नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट. उनको ज़रा सा भी रिग्रेट यानी पछतावा नहीं हो रहा था. आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड. वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन. बताते हैं बाबूली, मुझे वो वर्ष याद है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो हम बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन यानी फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था. उस दौर में हम जी रहे थे. एंड इट वॉज विंटर. सर्दियों का समय था. द चिल वॉज एट इट्स हाइट. सर्दियाँ जो थीं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम था. वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स. और हमारे पास जो ब्लैंकेट्स थे, जिसे हम कंबल बोलते हैं, वो बहुत लिमिटेड थे. सबके लिए एक एक ही हुआ करता था. एंड द कोल्ड वॉज सो बिटर. ठंड जो थी वो बहुत कड़ाके की पड़ रही थी. पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, खास करके आधी रात के समय. दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन. क्योंकि उस समय एक ब्लैंकेट से एक व्यक्ति का गुजारा हो पाना मुश्किल हो रहा था. तब
That night I was sleeping in the passage room. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me, added to mine. वो रात याद करके बाबूली बताते हैं, क्योंकि उनके सामने बंटवारे में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसे देख देख कर उन्हें याद आ रहा है कि सर्दियों की कड़ाके की रात थी, एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। I was sleeping in the passage room, और मैं पैसेज रूम में जो है सो रहा था। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me. सुबह जब मैं जागा तो देखा कि मेरे बड़े भैया का ब्लैंकेट भी मेरे ब्लैंकेट के ऊपर एडेड यानी डाल दिया गया है। Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders. और सुबह, dawn का मतलब होता है सुबह से पहले का समय। उस समय भैया खेतों के लिए निकल जाया करते थे शोल्डर्स के ऊपर बिना कंबल लिए। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, और यदि उनसे पूछा जाता था कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, इतनी सर्दी थी, आपको तो ब्लैंकेट ओढ़कर जाना चाहिए था, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. Now I have a comfortable income. बाबूली describes here कि वो जवाब में क्या कहा करते थे कि मुझे ठंड नहीं लग रही। हर वक्त उनका यही जवाब हुआ करता था। तो यहाँ बाबूली अपने एल्डर ब्रदर की सेक्रीफाइस, उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानी को बता रहे हैं। और अब आगे वो बताते हैं कि नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, पर अब मैं भुवनेश्वर में एक अच्छी पोजीशन पे हूँ और मेरी अच्छी खासी इनकम है, अच्छी खासी सैलरी है। Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. फिर भी मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं अपने एल्डर ब्रदर के लिए कोई वार्म क्लोथ, कोई गर्म कपड़ा, स्वेटर या जैकेट टाइप खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दूं। मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once. The same blanket was there before me with all the other things. I never bought any warm cloth. बता रहे हैं कि मैंने कभी भैया के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन he is still satisfied. मेरे जो बड़े भैया हैं, he is still satisfied. वो आज भी उतने ही संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति हैं जैसे कि वो पहले हुआ करते थे, उसी टैटर्ड ब्लैंकेट, उसी फटे पुराने कंबल के साथ, जिससे वो मुझे कवर कर दिया करते थे ताकि मुझे ठंड ना लगे। The same blanket was there before me. और वो सेम ब्लैंकेट मेरी आंखों के सामने उस ढेर में रखा हुआ था बंटवारे के लिए। I shivered with the cold and my own ingratitude. मैं ये सोचकर ठंड से कांप उठा। The process of division was finally over. अब तक बंटवारे का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका था। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. जो कुछ भी मेरे सेकेंड एल्डर ब्रदर ने डिमांड की, मेरे एल्डर ब्रदर ने उसको दे दिया, वो उसके लिए सहमत हो गए। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस। मेरे सेकेंड एल्डर ब्रदर ने मेरा जो हिस्सा था, मेरा जो शेयर था, उसको खरीदने का मुझे ऑफर दिया। उसके बदले में वो मुझे 18,000 रुपीज ऑफर कर रहे थे। बंटवारे के बाद ये सिचुएशन सामने आई। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. Evening, अब शाम हो गई। एल्डर ब्रदर मुझे पैडी फील्ड्स यानी धान के खेतों की ओर ले गए जो कि मेरे हिस्से में आए थे। I quietly followed him. मैं शांति से उनका पीछा करता गया, उनके पीछे पीछे गया। We moved from boundary to boundary. Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers. हम एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी, एक छोर से दूसरे छोर हम जाते गए और हर जगह मैं महसूस कर सकता था मेरे भैया के पैरों के कदमों को। His palm and his fingers, उनकी हथेलियों के निशानों को, उनकी उंगलियों के निशानों को हर तरफ मैं महसूस कर सकता था। On the bosom of the paddy fields sparkled the pearls of my elder brother's sweat. और जो धान के खेत थे उनके ऊपर मेरे भैया के पसीने की बूंदें जो थीं वो चमक रही थीं, चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to a family member. वो मुझे खेत दिखा रहे थे मानो जैसे कि कोई पिता किसी अजनबी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा रहा हो। यहाँ उन्होंने बहुत दुख के साथ
अपने बड़े भाई के द्वारा इतना हम्बल जो बर्ताव किया गया है उसका वर्णन किया है। इन द मॉर्निंग, अब सुबह होती है, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। एंड आई हैव नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मेरे अंदर मेरे बड़े भाई से मिलने का साहस ही नहीं बचा था। Before leaving for the bus stop, I had handed over the slip of paper to my elder sister-in-law, which had the details about my share. घर छोड़ने से पहले मैंने एक पेपर की स्लिप अपनी बड़ी भाभी को दी जिसमें मेरी प्रॉपर्टी, मेरे शेयर की डिटेल्स मैंने लिख दी थी। Writing on the blank side of this paper slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of the house. उसमें मैंने अपनी संपत्ति के बारे में लिखकर भाभी से ये कहा कि इस पेपर स्लिप को बड़े भैया को दे दिया जाए, और स्टीलथली यानी चुपके से वहाँ से स्लिप हो गया, निकल गया। आई हैड रिटन, और मैंने उस पेपर स्लिप में लिखा था, क्या लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ब्रदर, भैया, वॉट शैल आई डू विद दिस लैंड, मैं इस जमीन का क्या करूँगा? यू आर माई लैंड from where I could harvest everything in life. I needed nothing save you, except this please. If you deny, I shall never show my face to you again. अब बाबूली उस स्लिप में जो लिख कर जाते हैं वो आप सभी कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक लेसन है, एक सीख है, क्योंकि हमारे बड़े भाई पिता हमको पढ़ाने के लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, हमको शहर भेजते हैं, और जब हम बड़े होकर कुछ बन जाते हैं तो हम उनको कम्प्लीटली भूल जाते हैं। वो हमें याद रखते हैं लेकिन हम उन्हें याद नहीं रखते। तो यहाँ अब समय आया है अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने का, कि किस प्रकार वो अपने बड़े भाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं। वॉट शैल आई डू विद द लैंड्स, कि मैं इस भूमि का क्या करूँगा? यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, आप ही मेरी भूमि है जहाँ से मैं सब कुछ जीवन में उगा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, और मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर आपको भला चंगा रखे, अच्छा रखे। एक्सेप्ट दिस, और मेरी इस शेयर को, इस प्रॉपर्टी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्लीज़। इफ़ यू डिनाई, यदि आप नहीं स्वीकारेंगे, मना कर देंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू, मैं अपना चेहरा आपको अगेन यानी दोबारा फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। तो इस प्रकार बाबूली अपने बड़े भाई के सारे त्याग और बलिदान का बदला अपनी संपत्ति को उनको देकर चुकाना चाहता है। आप सभी को इससे एक लेसन लेना है, और अपने जीवन में यदि आपके जीवन में ऐसे अवसर कभी आए तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यही विराम लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।